पाइल्स 4 तरह के पाइल्स होते हैं, 4 डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि पाइल्स की जो है वो एनस के गुदाद्वार के अंदर ही होता है और कभी-कभार ब्लीडिंग होती है और सिम्पटम थोड़े कम होते हैं, बहुत कम सिम्पटम होते हैं। सेकंड डिग्री पाइल्स में जो पाइल्स होते हैं मोशन के टाइम पाइल्स एनस गुदाद्वार से बाहर आ जाते हैं और स्वतः ही अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री पाइल्स में पाइल्स मोशन करने के बाद बाहर आ जाते हैं और उसको मैनुअली हाथ से अंदर दबा के अंदर पुश किए जाते हैं। और फोर्थ डिग्री पाइल्स होते हैं वो सिर्फ बाहर ही रहते हैं, चाहे मोशन हो कैसा ही हो, बाहर ही रहते हैं वो, उनको अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके प्रकार है। फिशर बेसिकली एक स्टूल हार्ड जाने से या फिर इंजरी हो जाती है 6 o'clock या 12 o'clock पर, तो एक कट लग जाता है, क्लेफ्ट टाइप का कट लग जाता है एनस के द्वार पर, ओपनिंग पर। तो उस कारण सीवियर पेनफुल होता है वो, उस कट के कारण काफ़ी पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो बेसिकली फिशर इसे ही कहते हैं। फिस्टुला एक टनल बिटवीन स्किन एंड एनस के बीच में एक टनल बन जाती है और उसे बोलते हैं फिस्टुला एनो। इसका जो मुख्य कारण है, जो एनल ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन होता है, उससे जो लेटरिन के चारों चारों तरफ एब्सेस बन जाता है। एब्सेस बन जाता है, जो एब्सेस होता है बाद में वो जब एब्सेस जब इसका कॉन्सिक्वेंस है वो फिस्टुला बन जाता है। इसलिए जो एब्सेस बनता है, जो लेटरिन के चारों तरफ जो एब्सेस बनता है, फोड़ा बन जाता है और लोग कहते हैं अपना फूट गया और आराम मिल गया। बेसिकली वो एक मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, ये भी एक इसी कैटेगरी की डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो टेल बोन होती है या मतलब बटक होते हैं उसके बीच में जो मिड लाइन, वहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है और उसमें ओपनिंग में उसमें जो जो आसपास के हेयर होते हैं, बाल और जो डेड स्किन होती है वो अंदर चली जाती है, जिससे एक अंदर टनल बन जाती है फिस्टुला की तरह अंदर, लेकिन वो बंद होती है, पूरा खुला नहीं होता, अंदर से टनल बन जाती है, बाहर अंदर अंदर चलते हैं। उस कारण क्या है, वहाँ रेडनेस हो जाती है, पेनफुल होता है, उसमें बार बार पस आने लगती है। तो दिखने में तो बाहर एक छेद है, लेकिन अंदर पूरा एक ट्रैक, लंबा ट्रैक होता है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है और बार बार पस निकलता रहता है। इस कारण इसे हम पाइलोनेट साइनस बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर डायरीज के आपके पसंदीदा शो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं उनका नाम है डॉक्टर बजरंग टाक, जो कि हमारे शहर के प्रतिष्ठित जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब की जो एमबीबीएस है वो बीकानेर से हुई और इन्होंने जो अपनी स्पेशलाइजेशन की, पीजी की, वो रीवा से की और आज ये बीकानेर के जीवन रक्षा हॉस्पिटल में जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग को लीड कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जो चर्चा करना चाहते हैं वो है पाइल्स के बारे में, फिस्टुला के बारे में, फिशर के बारे में और पाइलोनिडल साइनस के बारे में, क्योंकि ये कॉमन बीमारियां हैं जो लोगों में व्याप्त है और इन बीमारियों के बारे में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि इनके लक्षण क्या है, ये डायग्नोस कैसे होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे इसका क्या इलाज संभव है। तो इन सभी बातों पे हम आज डॉक्टर बजरंग टाक से विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी और मेरी तरफ से स्वागत करते हैं डॉक्टर बजरंग टाक का। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू शशांक। सर, पाइल्स पे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि पाइल्स बेसिकली क्या होते हैं और इसके कारण क्या है। पाइल्स बेसिकली एनएस के रास्ते में, गुदाद्वार में फूली हुई नसें होती हैं, उसमें सूजन आ जाता है, उसे पाइल्स बोलते हैं। और पाइल्स के जो कारण हैं बेसिकली, उसके कारण में मोस्ट कॉमन कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जी की जो बीमारी है उसके कारण सबसे कॉमन कारण है कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा डायरिया होता है और मोशन करते टाइम आप पेशेंट जो होता है, आदमी तो जोर लगाता है, उससे प्रॉब्लम बन जाते हैं। और डाइट, आजकल लाइफस्टाइल में डाइट जो होती है उसमें फाइबर डाइट काफ़ी लो होती है, जंक फूड होता है, उसमें लो फाइबर डाइट के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है और उससे पाइल्स बन जाते हैं। इसके अलावा हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, प्रेगनेंसी होते हैं, कई कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण ये है कि जो आपने बताया मैंने। सर, पाइल्स क्या है और कारण क्या है ये आपने बताया, पर पाइल्स में भी संभवतः बहुत सारे प्रकार होते होंगे, तो थोड़ा सा आप जी जी। दर्शकों से चर्चा करें कि पाइल्स के कितने प्रकार होते हैं। पाइल्स 4 तरह के पाइल्स होते हैं, 4 डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि पाइल्स की जो है वो एनएस के गुदाद्वार के अंदर ही होता है और
कभी कभार ब्लीडिंग होती है और सिम्टम थोड़े कम होते हैं, बहुत कम सिम्टम होते हैं। सेकेंड डिग्री पाइल्स में जो पाइल्स होते हैं मोशन के टाइम पाइल्स एनस गुदा द्वार से बाहर आ जाते हैं और स्वतः ही अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री पाइल्स में पाइल्स मोशन करने के बाद बाहर आ जाते हैं और उसको मैनुअली हाथ से अंदर दबा के अंदर पुश किए जाते हैं। और फोर्थ डिग्री पाइल्स होते हैं वो सिर्फ बाहर ही रहते हैं, चाहे मोशन हो कैसा ही हो, बाहर ही रहते हैं, वो उनको अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके प्रकार है। डॉक्टर साहब, पाइल्स के कारण आपने बताए, पाइल्स के प्रकार आपने बताए, अब आप इसके लक्षण बताएं ताकि आम आदमी जान सके कि ये लक्षण होने पे संभवतः मुझे पाइल्स की बीमारी है। बिल्कुल, पाइल्स के लक्षण सबसे पहले ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कोज है। ब्लीडिंग बिल्कुल रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, एकदम फ्रेश रेड ब्लड उसमें ब्लीडिंग होगा उसमें मोशन के साथ। इसके अलावा पेन होगा, कभी कभार ईचिंग होगी और मोशन साइड पर डिस्कम्फर्ट लगेगा मरीज को और बार बार मोशन जाने का ऐसे डिजायर लगती है कि मोशन जाए, और ईचिंग भी होती है। ये सब लक्षण है। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन में देखे जाए तो सीवियर ब्लीडिंग होती है, उससे खून की काफ़ी कमी हो जाती है। पेशेंट बिल्कुल पेल्लोर दिखता है, एकदम चेहरे पे येलो दिखता है। इसके अलावा कई बार पाइल्स होता है वो गुदा द्वार से बाहर आता है और फूल जाता है। इस कारण सीवियर पेन होता है, उसे थ्रोम्बोज पाइल बोलते हैं। और कई बार इन्फेक्शन हो जाता है इस साइड पर। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन भी हैं। लक्षण आपने बताए, कॉम्प्लिकेशन आपने बताए, अब इसके डायग्नोसिस का तरीका भी बताएं कि इसको कैसे डायग्नोस करें। बेसिकली फर्स्ट ऑफ हम डायग्नोसिस करते हैं कि इसमें पाइल्स है कि कुछ और है, ये डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है। कोई गांठ भी हो सकती है, आंत के ऊपर की पार्ट से भी खून आ सकता है। तो सबसे पहले हम फिंगर से एग्जामिन करते हैं, उसमें देखते हैं कोई अंदर गांठ तो नहीं है ना, ब्लैक कलर स्टूल तो नहीं है। और ब्लैक कलर का स्टूल अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि जो जो ब्लीडिंग है वो अपर पार्ट से आई है, ना कि पाइल्स आए छोटी आंत से। नहीं, बड़ी आंत से आ सकती है, छोटी आंत से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। लेकिन फ्रेश ब्लड अगर नहीं है, ब्लैक कलर स्टूल है, ब्लैक टेडी स्टूल बोलते हैं, तो ये ब्लीडिंग अपर जी और उसमें होता है, तभी होता है। और इसके अलावा अपन प्रोक्टोस्कोपी होती है, प्रोक्टोस्कोपी डाल के देख लेते हैं पाइल्स, उसमें पाइल्स दिख जाते हैं। तीन पोजीशन मोस्ट कॉमन है, 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। तो उससे डायग्नोसिस कर लेते हैं क्या ग्रेड है। इसके अलावा सिगमोइडोस्कोपी हो गया ना, ये सब मेथड होते हैं जिससे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि किस तरह की पाइल्स है, थ्रोम्बोज पाइल्स है, ग्रेड देख सकते हैं। ये सब डायग्नोसिस के लिए ये मेथड है। एक बार ये डायग्नोस हो जाए कि किसी व्यक्ति को पाइल्स है, तो उसके बाद में पाइल्स के इलाज के क्या तरीके उपलब्ध हैं? पाइल्स के इलाज के तरीके सबसे पहले स्टार्टेड अपन तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, खाने में जंक फूड और बाहर का खाना बिल्कुल बंद करेंगे और हाई फाइबर डाइट लेंगे, है ना, न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे। इसके अलावा पानी ज़्यादा लेंगे, सलाद जो है ना, खीरा ककड़ी सलाद, ये कंटेंट ज़्यादा लेंगे। और मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे सिम्टम के अनुसार पेन किलर ले सकते हैं और स्टेरॉइड लेते हैं जिससे श्रिंक हो जाता है। स्टेरॉइड की क्रीम आती है, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लगाते हैं, उससे श्रिंक हो जाते हैं। और लैक्टोलोज या लेग्जेटिव जिससे स्टूल सॉफ्टनर बोलते हैं, वो लेते हैं, जिससे क्या है कि हार्ड स्टूल नहीं जाएगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। इसके अलावा हॉट सीट्स बात कर लेते हैं, उससे भी आराम मिलता है। ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में है। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी होता है, इंजेक्शन स्टार्टिंग फेज में इंजेक्शन लगाते हैं पाइल्स के, तो स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा अगर पाइल्स को बैंड लाइगेशन होता है, एक बैंड होता है, उस बैंड लाइगेशन भी कर सकते हैं। ये सब मेथड अर्ली स्टेज में और मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। मोस्टली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर सकते हैं अपन, लाइफस्टाइल से, है ना, डाइट चेंज से, है ना, ये सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स, उसको आप मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए अपने सर्जिकल मेथड की तरफ जाएंगे। तो इसका सर्जिकल मेथड आज की तारीख में क्या उपलब्ध है? इसमें मोस्ट कॉमन और ट्रेडिशनल मेथड है वो तो हेमरेडेक्टोमी है। उसमें पाइल्स को जो है ना, उनको निकाल देते हैं, काट देते हैं बेसिकली, उसको हेमरेडेक्टोमी बोलते हैं। और इसके अलावा स्टेपलर मेथड भी यूज़ करते हैं। आजकल स्टेपलर मेथड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, रेक्टल प्रोलैप्स है, इसके अलावा कई बार यूरिनरी रिटेंशन है, कई प्रॉब्लम रहती है,
तो आजकल स्टेपलर मेथड ऑब्सोलेट हो गया है। अभी जो एडवांस में जो सर्जिकल टेक्निक है उसमें लेजर काफ़ी एडवांस यूज हो रहा है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें कोई कट नहीं होता, उसमें क्या है कि लेजर बीम के थ्रू जो लेजर फाइबर होता है, उस ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं जिससे, उसके थ्रू उस पाइल्स की जो बेस को, वो जो वेन होती है उस पर उस फाइबर को से लाइट वेव बना उससे डालते हैं, से वो सिंक हो जाता है, बेसिकली सिंक हो जाता है और उससे कोई कट नहीं लगता। बेसिकली पाइल्स के जो लेजर सर्जरी में कोई कट नहीं लगता है और उससे रिकवरी फास्ट होती है और किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है, बहुत कम पेन होता है। और ट्रेडिशनल मेथड किस कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड में जो पाइल्स काटते हैं उसमें बहुत पेन होता है, लंबे टाइम तक पेन रहता है, 15-20 दिन, महीना भर पेन रहता है और इचिंग रहती है, इन्फेक्शन का डर रहता है, मरीज बहुत अनकंफर्ट फील करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जबकि लेजर में ऐसा कुछ नहीं। लेजर में क्या होता है कि डे केयर प्रोसीजर है, मॉर्निंग करें तो इवनिंग में छुट्टी कर सकते हैं और किसी तरह का कोई वैसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थोड़ा बहुत हेवीनेस लगता है 2 दिन में ठीक होता है, अगले दिन 2-4-5 दिन में आदमी रूटीन वर्क कर सकता है, ये बेनिफिट रहता है। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया हमें कि पाइल्स क्या हैं, उसके होने के कारण क्या हैं, उसके प्रकार कितने हैं, उसको कैसे डायग्नोस किया जाए और एडवांस ट्रीटमेंट जो उपलब्ध है, लेजर तकनीक, वो क्या है, उससे कैसे पाइल्स की सर्जरी करी जाती है और उस तकनीक के फायदे क्या हैं। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं डॉक्टर साहब, पाइल्स की बात हो गई, अब फिशर पे बिल्कुल। आते हैं क्योंकि फिशर भी उससे मिलता जुलता एक रोग है। तो फिशर क्या है? बेसिकली जो लेटरिन के आसपास की जो बीमारी है, पाइल्स अलग होता है, फिशर अलग होता है, फिस्टुला अलग होता है। पेशेंट जो है सब एक ही बीमारी मानता है कि पाइल्स हो गया, जबकि उसमें भी कई अलग तरह का होता है। तो पाइल्स अलग होता है, ये फिशर होता है। फिशर बेसिकली एक स्टूल हार्ड जाने से या फिर इंजरी हो जाती है 6 o'clock या 12 o'clock पर, तो एक कट लग जाता है, क्लेफ्ट साइड का कट लग जाता है एनस के द्वार पर, ओपनिंग पर। तो उस कारण सीवियर पेनफुल होता है वो, उस कट के कारण काफ़ी पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो बेसिकली फिशर इसे कहते हैं। फिशर के लक्षण क्या है? लोग ये कैसे खुद पता करें कि फिशर ये में लक्षण है? बेसिकली ब्लीडिंग बहुत रेयरली होती है, कभी कभार ब्लीडिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है। बेसिकली फिशर में पेन ज़्यादा होता है, पेनफुल, सीवियर पेनफुल, इवन एग्जामिन भी नहीं हम कर नहीं पाते। रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, पेक्टोरल ना, बाई फिंगर एग्जामिन करते हैं तो बिल्कुल रिफ्यूज करता है, इतना सीवियर पेन होता है, उससे फिशर बोलते हैं। बेसिकली फिशर में ईचिंग ज़्यादा होती है। फिशर के आपने लक्षण बताए, अब इसके भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करें कि क्या बिल्कुल, अवेलेबल है। बिल्कुल, इसमें भी सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले हम वही हॉट सिटवा देते हैं और इसमें वही हाई फाइबर डाइट यूज़ देते हैं, पेन किलर देंगे और टॉपिकली एप्लीकेशन देते हैं, नाइफिडिपिन और लिग्नोकेन का कॉम्बिनेशन देते हैं और स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, लैक्टोलोज देते हैं, ये सब देते हैं और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं उनको। और उसके बाद में अगर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना हो तो? मेडिकल ट्रीटमेंट से मतलब 80% लोग फिशर से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है ठीक होता है, लेकिन कभी कभार सीवियर पेन होता है, मरीज टॉलरेट नहीं कर पाता, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कई तरह के मेथड है, जैसे सबसे पहले मेथड आता है जो पुराना मेथड है, लो डायलेटेशन। उसमें उसको जो रास्ता है उसको थोड़ा थोड़ा डायलेट चौड़ा कर दिया जाता है, लेटरिन रास्ता, जिससे दर्द ना हो मोशन जाते टाइम। दूसरा होता है लेटरल पार्शियल स्पिंक्टोटोमी, जो स्पिंक्टर होता है जो कंट्रोल रखता है अपने, उस स्पिंक्टर को हम थोड़ा सा कट कर देते हैं जिससे लेटरिन रास्ता थोड़ा चौड़ा होता है, तो इससे आराम मिल जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि लेजर से यूज़ करते हैं, उसमें किसी तरह कोई कट नहीं होता, उसमें जो ऑप्टिक फाइबर होता है लेजर का 1470 जो लेजर होता है, डायोड लेजर, उसका ऑप्टिक फाइबर अब जस्ट जो सर्कुलर जो स्पिंक्टर होता है, जो वाल्व उसको कंट्रोल करता है, लेटरिन रास्ता बना उसको कंट्रोल करता है, उसको हम डाल के और उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, थोड़ा सा पार्शियली। वो एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे कितना काटना होता है, कितना करना होता है, जिससे क्या है कि थोड़ा रास्ता थोड़ा ठीक हो जाता है और फिर पेनलेस हो जाता है, पेन मतलब नहीं होता उसके बाद। और तो उसके बाद उसको पेन किलर साथ दे देते हैं और वही ट्रीटमेंट बाकी
तो फिशर में लेजर तकनीक के यही फायदे जो आपने गिनाए हैं कि वो तो पेनलेस होता है, बिल्कुल दूसरा कि पेन मैनेजमेंट करना आसान होता है और पुरानी पद्धति फास्ट रिकवरी होती है। बेसिकली क्या है fast कि रिकवरी फास्ट है, रेस्ट नहीं करना पड़ता, नहीं तो क्या है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन इसमें इतना टाइम लग जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। फिशर के पेनलेस बाद होती है। के पड़ाव पे चलें डॉक्टर साहब, तो फिस्टुला पे हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि फिस्टुला क्या है और उसके कितने प्रकार हैं? फिस्टुला बेसिकली एक टनल बिटवीन स्किन एंड एनस के बीच में एक टनल बन जाती है और उसे बोलते हैं फिस्टुला एनो। इसका जो मुख्य कारण है, जो एनल ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन होता है, उससे जो लेटरिन के चारों चारों तरफ एब्सेस बन जाता है। एब्सेस बन जाता है, जो एब्सेस होता है बाद में वो जब इसका कॉन्सिक्वेंस है वो फिस्टुला बन जाता है। इसलिए जो एब्सेस बनता है, जो लेटरिन के चारों तरफ एब्सेस बनता है, फोड़ा बन जाता है और लोग कहते हैं अपना फूट गया और आराम मिल गया। बेसिकली वो एक मिसकंसेप्शन है। जो फोड़ा बनता है वो बाद में जाके फिस्टुला बनाएगा ही बनाएगा। इवन अपन चीरा भी लगा देंगे, उसको तो ड्रेन कर देंगे तो भी 50% चांस में फिस्टुला बनता है। तो अगर आपने अपना फूटा है तो 100% फिस्टुला बनेगा। फिस्टुला में क्या होता है कि एक जो ओपनिंग है जो टनल की, वो तो स्किन के बाहर एनल के चारों तरफ होती है, दूसरी ओपनिंग एनएस के अंदर होती है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे मतलब स्पिंक्टर के अनुसार ये 4 तरह के होते हैं। ट्रांस स्पिंक्ट्रिक है ना, इंटरस्पिंक्ट्रिक होता है, सुप्रा स्पिंक्ट्रिक और एक्स्ट्रा स्पिंक्ट्रिक है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग उसके स्पिंक्टर से जो कनेक्शन है उसके अनुसार 4 तरह के होते हैं। बाकी बेसिकली जो लो फिस्टुला होता है वो तो ट्रीटेबल होता है और उसकी रिकवरी अच्छी होती है और वो उसके रिकरेंस कम होते हैं। लेकिन जो हाई फिस्टुला है, जो लिवेटर एनआई से अपोज साइड में होता है, उसकी जो रिकरेंस होते हैं दोबारा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सर फिस्टुला के लक्षण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कैसे पता करें कि ये फिस्टुला के लक्षण हैं? हाँ, बेसिकली फिस्टुला में क्या होता है कि पहले पेशेंट हिस्ट्री देगा कि मेरे लेटरिन चारों तरफ कोई फोड़ा बना था, उसकी हिस्ट्री देगा। नहीं तो वो हिस्ट्री देगा कि मेरे लेटरिन के साइड में पस आ रहा है, खून आ रहा है, पानी आ रहा है। वो कोई ओपनिंग दिखाई देगी वहाँ पर, चारों तरफ कहीं ना कहीं ओपनिंग दिखाई देगी और बीच बीच में उसको जो उस ट्रैक में इन्फेक्शन होने से एब्सेस बन जाता है, तो बीच बीच में उसको दर्द भी होता है और उसमें पस भी आती रहती है। इसके अलावा लेटरिन रास्ते से भी पानी आता रहता है, पस आती रहती है। तो ये इसके लक्षण है फिस्टुला में। तो सर पेन भी रहता है उसमें और रेडनेस भी हो जाती है, ये इसके लक्षण है। लक्षणों की चर्चा करें फिस्टुला में तो उसके बाद में अगर इसके डायग्नोसिस पे जाएं तो वो क्या प्रोसेस रहता है? डायग्नोसिस वैसे तो आप वैसे देख के समझ में आ जाता है कि फिस्टुला है। इसके अलावा एमआरआई कर सकते हैं, पेरिनियल लीजन की एमआरआई है, उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर ओपनिंग है, किस तरह की ओपनिंग है। और इसके अलावा फिस्टुलोग्राम होता है, उससे भी पता कर सकते हैं अपन। डायग्नोसिस के बाद में अगर फिस्टुला के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आज के समय में फिस्टुला के ट्रेडिशनल और नवीनतम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध है पेशेंट्स के लिए? फिस्टुला के लिए जो जो ट्रेडिशनल सर्जरी है वो फिस्टुलेक्टोमी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ट्रैक होता है, कंप्लीट जो जो कनेक्शन होता है, उस पूरे ट्रैक को निकालना होता है, उसे फिस्टुलेक्टोमी बोलते हैं। पूरा साइनस होता है, साइनस ट्रैक पूरे को निकाल देते हैं। तो बाद में जो ओपन वुंड छोड़ देते हैं, उसके बाद जो घाव बढ़ता है वो सेकेंडरी हीलिंग में धीरे धीरे पट्टी करते हैं। 1 डेढ़ महीना 2 महीना लगते हैं, 15, जो भी उसके अनुसार डिपेंड करता है कि किस तरह का फिस्टुला है, और ड्रेसिंग करते रहते हैं तो उसमें भर जाता है और वो ठीक होता है। ये मेन जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये फिस्टुलेक्टोमी बोलते हैं इसे। इसके अलावा जो अभी एडवांस में इसके अलावा लिफ्ट भी यूज करते हैं। लिफ्ट में क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं। स्पिंक्टर 2 तरह के होते हैं, एक तो जो वाल्व होता है अपने लैट्रिन रास्ता खोलने के लिए, एक बंद करने के लिए। तो उन दोनों जो स्पिंक्टर बोलते हैं उसे, स्पिंक्टर के बीच में से उसको ओपन करके वहां से उस ट्रैक को बांध देते हैं, लैट्रिन रास्ते से बांध देते हैं, बाकी उस ट्रैक को निकाल लेते हैं, इसे लिफ्ट बोलते हैं। और इसके अलावा अभी जो एडवांस टेक्निक है वो उसे लेजर से करते हैं। लेजर में जो ऑप्टिक फाइबर होता है वो रेडिएटिंग हीट, वो थर्मल एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, उससे यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि स्पिंक्टर के पास से ट्रैक को स्पिंक्टर पास से इंसिजन लगा के और ट्रैक को आइडेंटिफाई करके, जो रेक्टम साइड, जो लेटरिंग साइड से जो रास्ता होता है ना, उसको तो हम बंद कर देते हैं, उससे जो कनेक्शन है उससे डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो लेजर वायर है, लेजर ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं उसको, जहाँ से बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग है वहाँ से एंटर करके उस पूरे जो ट्रैक को
थर्मल उसके लेजर के थ्रू जला देते हैं बेसिकली, जिससे वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वुंड जितना पूरा रास्ता है उस पूरे को खोलना नहीं पड़ा, जितना है जितना कट लगाया उतना ही, और वो उसको पूरे को जला दिया। तो रिकवरी फास्ट है, टाइम कम लगता है, पेनफुल कम होता है। जो ड्रेसिंग करते हैं 1.5-2-3 महीने, उतनी ड्रेसिंग नहीं होती, 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। बाकी मेन फिस्टुला में जो मेन जो प्रॉब्लम है वो रिकरेंस की, लोग कहते हैं बार बार होता है, वो मोस्ट कॉमन जो बार बार होने वाली कहानी है वो फिस्टुला में है। फिस्टुला में क्या है कि इन्फेक्शन होता है और कई बार पूरा ट्रैक निकल नहीं पाता है, फिस्टुला ट्रैक थोड़ा भी जाता है तो भी हो जाता है। तो ये मल्टीपल रास्ते होते हैं, उससे भी हो जाता है। हालांकि हमारे में पता चल जाता है कि कितने रास्ते गए हैं उसके। तो फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो अपने रूटीन में देखते हैं 10 से 15% लोगों को वापस हो जाती है। फिस्टुला 10 से 15% लोगों को वो वापस हो हाई जाती है। वैरायटी में है, हो जाती है। लोअर वैरायटी में फिर भी ठीक रहता है, हाई वैरायटी में 10% तो मान के चलिए आप, 10 में से 1% को ये जो हाई वैरायटी है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं, उसमें ये वापस हो जाता है। सर, फिस्टुला का आपने बताया कि रिकरेंस क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी कैटेगरी के फिस्टुला में रिकरेंस के चांसेस बिल्कुल। रहते हैं, पर अगर मैं पाइल्स और फिशर की बात करूं तो क्या उसमें वापस होने के चांसेस रहते हैं? हाँ, पाइल्स हो सकते हैं, लेकिन इतनी संभावना है, बहुत कम संभावना होती है पाइल्स। लेकिन लाइफस्टाइल अगर मॉडिफिकेशन रखें और डाइट वाइट मेंटेन रखें तो इतना नहीं होता। हालांकि 10 से 15 साल में पाइल्स दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि कोज तो वही होता है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, रूटीन तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही रहेगा उसको। लेकिन 10 से 15 साल में किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है, बहुत रेयर, मतलब इवन 2 to 4% हार्डली, मतलब जिनको होता है दोबारा हो सकता है। बाकी ऐसा पाइल्स और फिशर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेनली फिस्टुला में ही रिकरेंस ज़्यादा होता है। जी, पाइल्स और फिशर में रिकरेंस की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, ज्यादा जो संभावनाएं रहती हैं वो फिस्टुला में ही जी, जी, रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे अगर आगे बढ़े डॉक्टर साहब, तो हम हुँ, आपसे चर्चा करना चाहेंगे पाइलोनिडल साइनस के ऊपर कि बिल्कुल, ये हाँ, क्या है और इसके कारण क्या है। बिल्कुल। ये भी एक इसी कैटेगरी की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो टेलबोन होती है उस, या मतलब बतख होते हैं, उसके बीच में जो मिड लाइन, वहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है, और उसमें ओपनिंग में उसमें जो जो आसपास के हेयर होते हैं, बाल और जो डेड स्किन होती है वो अंदर चली जाती है, जिससे एक अंदर टनल बन जाती है फिस्टुला की तरह अंदर, लेकिन वो बंद होती है, पूरा खुला नहीं होता, अंदर से टनल बन जाती है, बाहर अंदर अंदर चलते हैं। उस कारण क्या है, वहाँ रेडनेस हो जाती है, पेनफुल होता है, उसमें बार बार पस आने लगती है। तो दिखने में तो बाहर एक छेद है, लेकिन अंदर पूरा एक ट्रैक, लंबा ट्रैक होता है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है और बार बार पस निकलता रहता है। इस कारण इसे हम पाइलोनियल साइनस बोलते हैं। बेसिकली ये इसके जो कारण हैं, लॉन्ग सीटिंग, और जो ड्राइवर हो गया उसमें ज़्यादा होता है, जो जिनके हेरी बाल ज़्यादा होते हैं, कोर्स जो बाल होते हैं, जो हार्ड बाल होते हैं, उनको ये ज़्यादा होता है। मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और इसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो रेस्ट करते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। पाइलोनिडल साइनस के लक्षणों पर अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण बेसिकली होते हैं कि ये टेलबोन, यानी मतलब टेलबोन के पास एक ओपनिंग मिलेगी, पस डिस्चार्ज मिलेगा, वहाँ रेडनेस मिलेगी, और कभी कभी बुखार आ जाता है ना, अनईजी रहेगा। तो ये सब लक्षण है उसके, पेलोनिसाइनस के ये लक्षण है। लक्षणों के बाद में अगर मैं पाइलोनिडल साइनस के ऊपर बात करूं तो हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास में पाइलोनिडल साइनस के क्या उपलब्ध हैं। बिल्कुल, इसके जो ट्रेडिशनल जो मेथड है, सबसे पहले तो इसको, अगर एब्सेस है तो उसमें चीरा लगा देते हैं और पस निकल जाती है और एक आराम मिल जाता है। फर्स्ट तो एक बार अगर एक्यूट में इमरजेंसी में आता तो ये यही मेथड होता है। इसके अलावा थोड़ा प्लान करते हैं तो क्या होता है कि जो स्ट्रेक है पूरा मिड लाइन, उसको इलिप्टिकल शेप में फेसिया तक, जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक पूरा निकाल देते हैं और ओपन छोड़ देते हैं। ओपन टेक्निक है, ये सबसे ट्रेडिशनल पुराना मेथड से है। इसमें क्या होता है, ओपन छोड़ देते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया ओपन रहता है, दो महीने के आसपास लगते हैं, उसको ड्रेसिंग करते रहते हैं और घाव बढ़ जाता है। ये सबसे ओल्ड मेथड है, इससे रिकरेंस की संभावना कम रहती है, दोबारा होने की संभावना कम रहती है। ये है। उसके अलावा सेकंड है, उसको एक्सरसाइज कर दिया, उसके बाद वापस सूचर कर दिया, थोड़ा मिड लाइन से इधर करके सूचर कर दिया, और सूचर वो भी ठीक है, लेकिन उसमें रिकरेंस की संभावना रहती है, 15 से 20% रिकरेंस की संभावना, लेकिन उसमें रिकवरी फास्ट है। इसके अलावा उसकी और अच्छा हुआ रोम्बोइड फ्लैप,
रॉम्बॉइड फ्लैप अच्छी सर्जरी है, उसमें रिकरेंस की संभावना नहीं। उसमें क्या होता है कि एलिप्टिकल शेप में जो साइनस ट्रैक है वो निकाल दिया, उसके बाद एक साइड में ग्लूटियल बटक होता है, उसकी स्किन को रोटेट करके रोम्बॉइड शेप में रोटेट करके और उसको स्किन को क्लोज कर देते हैं पूरे उस ओपनिंग वुंड को। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है, इसमें 10 से 15-20 दिन में सूजन निकल जाते हैं और ठीक हो जाता है। और जो भी अब एडवांस जो टेक्निक है उस लेजर से आजकल जितने भी पाइल्स के जो पिस्टलाई सब लेजर से एडवांस टेक्निक से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जो ट्रैक होता है उसको हम क्लीन करते हैं, अच्छे से क्लीन करके उसको, और जो ऑप्टिक फाइबर है लेजर वाला उससे अंदर डाल के पूरे ट्रैक को जला देते हैं, उससे वो कोलैप्स हो जाता है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है, और इसके अलावा कोई कट-वट नहीं लगाते हैं। पायलोनिडल साइनस में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आपने बताई, लेजर तकनीक से जहां आप जला देते हैं उस उसमें पूरे क्या है, ट्रैक को, पहले उसके जो हेयर फाइबर है, वो हेयर जो बाल हैं, बालों का गुच्छा है उसको निकाल देते हैं, उसको स्क्रैप करके क्लीन करते हैं पहले, फिर वो अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बाद उस लेजर को हम लेजर वायर को अंदर डाल के और लेजर वायर के थ्रू अपन उसको क्लीन करते हैं और ठीक हो इस जाता तकनीक के फायदे क्या रहते हैं पायलोनिडल साइनस के उपचार में? है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो 2 से 3 महीने तक आदमी को पट्टी करानी पड़ती है, वो कुछ काम नहीं कर पाता है। डेली ड्रेसिंग कराना और वो बहुत हेक्टिक होता है, इतना कुछ भी नहीं, कोई जॉब नहीं कर पाता है, ओनली रेस्ट करना पड़ता है। जबकि लेजर में क्या होता है कि विदिन 10 टू 15 डेज पेशेंट अपने सारे जॉब कर सकते हैं, है ना। अर्ली रिकवरी है, पेनफुल नहीं है, पेनलेस है, और रिकरेंस भी कम है लेजर में। डॉक्टर साहब से हमने पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और पाइलोनिडल साइनस के बारे में जाना, ये क्यों होते हैं, इनके कारणों को जाना, जोखिम कारकों को जाना, और उसके बाद में क्या एडवांस तकनीक उपलब्ध है आज मार्केट में, उसके बिल्कुल बारे में जाना। और जहां तक मैं समझ पाया हूं कि ये चारों बीमारी में आज की जो सबसे एडवांस तकनीक उपलब्ध है मेडिकल में, वो है लेजर तकनीक। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी डॉक्टर साहब जो मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा जो फायदा मुझे लगता है उस उपचार के बाद में, लेजर उपचार के बाद में जो आप सर्जरी करते हैं लेजर से, एक तो 2 से 3 महीने का जो रिकवरी का टाइम पीरियड है वो जी घट जी के बिल्कुल कई मामलों में 2-5 दिन का हो जाता है, कई मामलों में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का ही बिल्कुल रहता है। सही तो बात, आदमी का क्वालिटी टाइम वहां बचता है। बिल्कुल बता है, उसके बाद में पेन कम होता बिल्कुल। है ना, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, तो स्टे खर्च कम कम होता होता है, है, बिल्कुल सही बात, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाती है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब ने बहुत सरलता से हमें इन चारों बीमारियों के बारे में बताया और विस्तृत रूप से ये बताया कि लेजर की जो तकनीक इनके पास में उपलब्ध है, वो आपको कम दर्द देती है इन सभी बीमारियों में। आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, इसलिए खर्चा कम लगता है। बिल्कुल उपचार वैसे भी मेरे हिसाब से किफ़ायती हो गई है, बिल्कुल और उसके साथ-साथ जो लंबे समय तक आप रिकवरी के लिए आपको घर पे बैठना पड़ता है, दर्द के साथ में, वो वो बिल्कुल दर्द भी नहीं रहता नहीं, दर्द भी और नहीं रहता और जल्दी रिकवरी होती जल्दी रिकवरी हो है, जल्दी जाती है। आदमी काम पर लौट लेता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जो हमसे चर्चा की, बहुत सार्थक चर्चा थी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ज़रूर इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक चर्चाएँ और ज्ञानपूर्ण चर्चाएँ आप तक शीघ्रता से पहुँच सके, और हमारे सभी वीडियोज़ को जो आप पसंद कर रहे हैं, उन्हें अपने जानकारों, मित्रों, रिश्तेदारों तक अवश्य भेजें, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचे और जो मिसकंसेप्शन समाज में फैल रहे हैं बीमारियों जी के जी प्रति, बिल्कुल। उनसे शीघ्रता से लोग निपट पाएँ और सही जगह जाकर सही उपचार ले पाएँ। अगले किसी वीडियो में मैं फिर किसी स्पेशलिस्ट के साथ आपसे मुखातिब होऊँगा। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।